यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है, लिहाजा आज प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हर पार्टी के बड़े नेता आज इन क्षेत्रों को मथेंगे। चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। इस सीट पर कुल 624 प्रत्याशी मैदान में हैं। लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या समेत विभिन्न महत्वपूर्ण सीटों पर इस चरण में मतदान होने हैं। लखीमपुर खीरी में भी इसी चरण में मतदान होगा, जहां पिछले साल बवाल हो गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे चरण के मतदान के लिए सोमवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में आज सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। इससे पूर्व आज सीएम योगी ने ट्वीट किया था, पतित पावनी मां गंगा जी के शुभाशीष से अभिसिंचित महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा नरपत सिंह समेत अनेक अमर क्रांतिकारियों की कर्मस्थली जनपद हरदोई में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जनपद हरदोई सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर हरदोई के निवासियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी है। चौथे चरण के प्रचार थमने से पहले अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। लखनऊ के बक्सी का तालाब विधानसभा सीट से शुरू यह रोड शो हरदोई और उन्नाव के बांगर मऊ में जाकर समाप्त होगा। बता दें कि राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इसे लेकर सभी दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। इससे पूर्व रविवार को भी प्रचार का खूब जोर रहा और विभिन्न दलों के बड़े नेताओं ने रोड शो और जनसभाएं की। आज दिन भर प्रचार चलेगा और शाम 6 बजे से राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर रहेंगी। डीएम ने सभी होटलों और सार्वजनिक स्थानों की जांच के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाला मामले से जुड़ी एबीजी शिपयार्ड कंपनी के पूर्व चेयरमैन ओएमडी ऋषि अग्रवाल आज यानी सोमवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं। इस घोटाले को लेकर के उनसे पूछताछ की जानी है। याद दिलाते चलें कि घोटाले के सामने आने के बाद से ही इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने पहले केंद्र सरकार पर लूटो व भागो नीति अपनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई ने बयान जारी कर कहा था कि यह मामला यूपीए काल का है। कंपनी को दिया गया कर 2013 में ही एनपीए हो गया था। एबीजी शिपयार्ड घोटाला करीब 23,000 करोड़ का बताया जा रहा है। इस हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है भारत का। पानी के जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को चूना लगाकर करीब 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में फिलहाल खबर लिखे जाने तक अभी कोई और अपडेट नहीं मिल पाया था। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति ने परेड और भारतीय नौसेना के राष्ट्रपति के बेड़े का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति कोविंद नौसेना के गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा पर सवार भी हुए। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का आज तड़के 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हैदराबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक गौतम रेड्डी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। गौतम पूर्व सांसद मेकापति राजा मोहन रेड्डी के बेटे थे। वह कुछ दिन पहले दुबई एक्सपो से लौटे थे, जहां आंध्र प्रदेश के उद्योग विकास की ओर से राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए एक स्टॉल लगाया गया था। वो वहां पर 10 दिन थे। गौतम रेड्डी 2014 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी समेत राज्य के अन्य बड़े नेताओं और तमाम लोगों ने रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले को हिजाब विवाद से जोड़ करके ही देख रही है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। अधिकारियों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक यह घटना रविवार रात करीब 9 बजे की है। 26 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की पहचान हर्षा के रूप में हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखी थी। उन्होंने भगवा सॉल का समर्थन किया था। अगली खबर, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद बढ़ते तनाव के चलते पूरे शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं स्कूल एवं कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे 4 से 5 युवकों के समूह के होने की बात सामने आई है। ये लोग किसी संगठन से थे या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए एहतियात के तौर पर शिवमोगा में स्कूल व कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे सबसे ज़्यादा सक्रिय बजरंग दल ही है।
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले शुक्रवार 18 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने अपनी दलील पेश की थी, लेकिन कोर्ट में किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया था। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कोर्ट के फैसले का हर किसी को इंतजार है। ऐसे में सोमवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट से फैसले की उम्मीद की जा रही है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने वाराणसी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी को आतंकवाद से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दी गई है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर सवाल किया और कहा कि सरकार बनने के बाद अखिलेश भी ऐसा ही करेंगे। कहा कि जहां जहां ममता बनर्जी प्रचार करने जाएंगी, चुनाव के बाद वह वहां गंगा जल से पवित्र कराएंगे। आतंकवाद के वित्तीय सहायता और उससे जुड़े मुद्रा शोधन मामलों पर निगरानी व कार्यवाही करने वाले वैश्विक संगठन FATF की पेरिस में बैठक हो रही है। सभी की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि इस बैठक में पाकिस्तान संगठन की ग्रे सूची में बना रहेगा या फिर बाहर निकल सकेगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साधारण सभा और वर्किंग ग्रुप की बैठक से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है। वह इस आतंकवाद विरोधी वैश्विक संगठन की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। बताते चले कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, आतंकी संगठनों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का पालन नहीं करने के कारण पाकिस्तान 2018 से ही FATF की ग्रे सूची में है। लगातार ग्रे सूची में रहने के कारण पाकिस्तान को आयात निर्यात, विदेशों से धन की आमद और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से सीमित कर्ज जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हफ्ते के आखिर में दोनों मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग का वक्त और मुद्दे अभी तय नहीं है। हालांकि इस पे स्पष्ट तौर पर इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के लिए परेशान करने वाली खबर भी सामने आ रही है। रूस स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपनी सिक्योरिटी के बारे में दोस्तों और परिवार से जानकारी साझा करें। साथ ही अपना असली पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है, जिसमें रूसी वीजा और अमेरिकन पासपोर्ट शामिल हैं। अगली खबर, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन ही गिरावट है। BSE का सेंसेक्स 117 पॉइंट्स टूटकर 57,670 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 57,551 पर खुला था। पहले घंटे में इसने 57,705 का ऊपरी और 57,240 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से 7 बढ़त में है और बाकी 23 गिरावट में है। सेंसेक्स के 138 स्टॉक अपर और 203 लोअर सर्किट में कारोबार कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 258.37 लाख करोड़ रुपए है, जो शुक्रवार को 260.48 लाख करोड़ रुपए था। उधर NSE का निफ्टी 138 पॉइंट्स गिरकर 17,137 पर है। यह 17,192 पर खुला था और 17,136 का निचला स्तर तथा 17,223 का ऊपरी स्तर बनाया। इसके 50 में से 44 शेयर गिरावट में और 6 बढ़त में काम कर रहे हैं।